दुनिया भर के जेनजीज को आखिर क्या हो गया है। कहीं सत्ता बदल देते हैं तो कहीं सत्ता बदलने का ट्रेंड पूरी दुनिया में चला देते हैं। पहले नेपाल, फिर मेडागास्कर और अब पेरू भी। शायद यही जेनजी आंदोलन के चलते सत्ता का बदलाव देखने जा रहा है। तो क्या है पेरू में उठी इस आग का पूरा सच, जानेंगे इस वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से एक ऐसी खबर आई है जिसने गृह मंत्री अमित शाह के एक संकल्प को साकार किया है। पहली बार नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। तो क्या है पूरी खबर, एक नजर इस पर भी। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है और एजेंडा भी सेट हो गया है। एजेंडा है हिंदुत्व का। तो क्या हिंदुत्व का एजेंडा बिहार में भाजपा को विजयश्री दिलवा पाएगा या फिर नहीं, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। दक्षिण अमेरिका का देश पेरू, जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से तंग आ चुकी जेन जेड पीढ़ी अब सड़कों पर उतर आई है। इन युवाओं ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई बल्कि सत्ता को चुनौती दे दी। लेकिन इस संघर्ष में गुरुवार को एक युवा की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक क्रांति बनती जा रही है। दरअसल गुरुवार को राजधानी लीमा और दूसरे शहरों में हजारों युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था विरोध करना अधिकार, मारना अपराध। लेकिन ये विरोध अचानक हिंसक हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई और इसी दौरान 32 साल के रैपर एडुआर्डो रुइज की मौत हो गई। गवाहों का कहना है कि गोली एक पुलिसकर्मी ने चलाई थी। वीडियो फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति भीड़ से भागते हुए फायर करता है और रुइज जमीन पर गिर जाते हैं। इस घटना के बाद पेरू की सड़कों पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। जेन जेड प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जोन्स जेरी के इस्तीफे की मांग कर डाली। लेकिन राष्ट्रपति जेरी ने साफ कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरा कर्तव्य देश में स्थिरता बनाए रखना है। आपको बता दें कि जेरी अभी अभी सत्ता में आए हैं और सिर्फ 10 अक्टूबर को जब संसद के पूर्व राष्ट्रपति दीना बोलुआर्दे को हटा दिया था और अब वे पिछले 5 सालों में पेरू के छठे राष्ट्रपति हैं। इतने कम समय में 6 राष्ट्रपति, सोचिए देश कितना अस्थिर हो चुका है। राष्ट्रपति जेरी ने संसद से अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अधिकार मांगे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये अधिकार नहीं बल्कि तानाशाही की शुरुआत है। इसी बीच उन्होंने नए प्रधानमंत्री एनरेस्टो अलार्वोस को नियुक्त किया, जिन्होंने युवाओं को लोकतंत्र पर हमला करने वाली गैंग बता दिया। लेकिन ये जेन जेड युवा अब डर नहीं रहे। उन्होंने अपने आंदोलन को एक नया प्रतीक दे दिया है, जापानी एनिमे वन पीस के हीरो लूफी। दरअसल लूफी वो किरदार है जो हर जगह जाकर तानाशाहों से जनता को आजाद कराता है। पेरू के युवा कह रहे हैं कि हम भी वही करेंगे। एक छात्र नेता लियोनार्डो मुन्योस ने कहा है कि लूफी भ्रष्ट और तानाशाही शासकों से लड़ता है। पेरू में भी वही हाल है। अब और खामोश नहीं रहेंगे। दरअसल ये आंदोलन शुरू हुआ था पेंशन सुधारों के विरोध से। सरकार ने नया नियम लाया और अब 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को किसी न किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा। पहले ये वैकल्पिक था, लेकिन युवाओं का कहना है कि हमारे पास नौकरी ही नहीं है तो पेंशन में पैसे कहां से जमा करें। और जिन पेंशन कंपनियों को ये पैसे देने होंगे उन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप है, यानी सरकार जबरन वसूली कर रही है। आपको बता दें कि पेरू की आबादी का लगभग 27% हिस्सा 18 से 29 साल के बीच है, यानी वही पीढ़ी जो अब सड़कों पर है। इसके लिए ये सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान, नौकरी और न्याय का सवाल है। हालांकि क्रोनोलॉजी को देखें तो पहले नेपाल, फिर मेडागास्कर और अब पेरू। कहीं जेन जेड आंदोलन के नाम पर यह कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सहाय सरकार को बड़ी सफलता मिली है। दिवाली से पहले 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण ने एक नई सुबह का संकेत दे दिया है। देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरकार पर से विश्वास और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। न जाने कितने लोगों की जानें गई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान था कि 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कराना है। इस घटनाक्रम ने अबूझमाड़ और बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इसे ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। आज यहाँ एक पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत दंडकारण्य क्षेत्र के 210 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया और अपने हथियार सौंप दिए। मुख्य धारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी नेताओं में सीसीएम रूपेश उर्फ सतीश, भास्कर उर्फ राजमन, मांडवी, रनीता, राजू सलाम, धन्नू संतू, आरसीएम रतन, एलम समेत कई और इनामी कैडर शामिल हैं। इन सभी लोगों ने संविधान पर आस्था जताई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया। ये बड़ा ऐतिहासिक आयोजन जगदलपुर पुलिस लाइन परिसर में हुआ, जहां आत्मसमर्पित कैडरों का स्वागत पारंपरिक मांझी चालकी विधि से किया गया। उन्हें नए जीवन का प्रतीक लाल गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने कहा कि पूना मारगेम केवल नक्सलवाद से दूरी बनाने का प्रयास नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। जो आज लौटे हैं वे बस्तर में शांति, विकास और विश्वास के दूत बनेंगे। उन्होंने आत्मसमर्पित कैडरों से समाज निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर एडीजी नक्सल ऑपरेशंस विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ बस्तर रेंज प्रभारी कमिश्नर डोमन सिंह, बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पुलिस विभाग ने समर्पण के बाद माओवादियों को पुनर्वास सहायता राशि, आवास और आजीविका योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य शासन इन युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। आपको बता दें कि बस्तर की परंपरा सदैव प्रेम और शांति का संदेश देती रही है। जो साथी अब वापस लौटे हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि इस परंपरा को नई शक्ति देंगे और समाज में विश्वास की नींव को और मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अब हिंसा के बजाय विकास और राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान देंगे। वंदे मातरम की गूंज के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। ये क्षण केवल 210 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण का नहीं, बल्कि बस्तर में विश्वास, विकास और शांति के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया और गृह मंत्री अमित शाह का एक संकल्प साकार होता नजर आया। चलिए अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। दरअसल बिहार का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और जहां एनडीए निश्चिंत होकर प्रचार में जुट गया है, वहीं महागठबंधन अब भी सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में उलझा हुआ है। मुकेश साहनी की सीट गौरा बौड़ाम आखिरकार देर रात तय हुई और उन्हें आखिरी पल में नामांकन करना पड़ा। महागठबंधन के भीतर स्थिति इतनी पेचीदा है कि बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी और एनडीए ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों यूपी के योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मोहन यादव पटना पहुंच चुके हैं। इनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि राजद और कांग्रेस को बुर्का चाहिए ताकि फर्जी वोट डाल सकें। लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, जबकि मोदी 140 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। उनके इस बयान के बाद अब बिहार में विकास बनाम बुर्का की बहस शुरू हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लखीसराय में छठी मैया की जय के नारे लगाकर माहौल को आध्यात्मिक रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल में 58 बार बिहार आए हैं। यही दिखाता है उन्हें कि बिहार के विकास की उन्हें कितनी चिंता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दानापुर में कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, यमुना किनारे अब कन्हैया जी मुस्कुराएंगे। हिंदुत्व की यही लाइन बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। साथ ही अररिया में अनुराग ठाकुर ने लालू यादव पर सीधा निशाना साधा और कहा कि लालू ने चारा खाया, नौकरी के बदले जमीन ली और अब कोर्ट पूरा परिवार तलब कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि लालू के शासन में 118 नरसंहार हुए और जनता आज भी उस जंगल राज को नहीं भूली है। तो एक तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर गहमा गहमी जारी है और दूसरी तरफ एनडीए ने हिंदुत्व और विकास दोनों के मेल से चुनावी रणभेरी बजा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता विकास चुनेगी या परिवारवाद को। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।